नमस्कार। आपका फिर से एक बार स्वागत है और आज हम भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान का राजा बना, शासक बना। गजनी वंश के जो शासक थे जिनमें महमूद गजनवी का नाम बड़ा प्रसिद्ध था। जब इनके जो बाद में आने वाले शासक कमज़ोर हुए तो इन गजनी वंश के शासकों के स्थान पर गौर वंश के शासकों ने सत्ता अपने कब्जे में कर ली। और इन गौर वंश के शासकों में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसका जिक्र आता है इतिहास में, उसका नाम था मोहम्मद गोरी। उसके भारत पर आक्रमण कब कब हुए, किस किस रास्ते से हुए, उनके विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। थोड़ा नक्शा मैंने सामने रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो मोहम्मद गोरी था इसने 1175 से 1206 तक भारत पर कई हमले किए। और जिस समय मोहम्मद गोरी ने भारत पर हमले किए उस समय भारत के अंदर इसने सबसे पहले 1175 के अंदर मुल्तान पर हमला किया। देखिए ये मुल्तान है, ये दिख रहा है आपको, ये मुल्तान है। यानी सिंधु नदी को पार करके इसने मुल्तान शहर पर हमला किया। ये मुल्तान इस समय पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, लेकिन उस समय क्योंकि पाकिस्तान हमारे ही देश का हिस्सा था तो मुल्तान को भी हम अपना ही हिस्सा मानते हैं। तो सबसे पहला हमला इसने जो किया वो मुल्तान पर किया 1175 के अंदर, और इसको इसने जीत लिया। कहता है उसके पश्चात मोहम्मद गोरी की निगाह हमेशा से गुजरात पर रही। ये गुजरात पर निगाह क्यों रही? देखिए गुजरात पर उसकी निगाह इसलिए रही क्योंकि गुजरात एक तो समुद्र तटीय क्षेत्र है, तो विदेशों से जो हमारा व्यापार होता था समुद्री रास्ते से वो गुजरात से ही होता था। तो गुजरात के व्यापारी बड़े धन संपन्न थे और गुजरात में धन संपदा की कोई कमी नहीं। तो मोहम्मद गोरी जो गजनी में बैठा है उसकी निगाह है गुजरात पर कि मुझे किसी तरह गुजरात को जीतना है। तो गुजरात को जीतने के लिए उसने हमला किया। तो कहते हैं कि सन 1178 के आसपास 1178, 1178, 1179 के अंदर उसने गुजरात पर हमला किया। अब जब उसने गुजरात पर हमला किया तो उस समय गुजरात के जो राजा थे वो चालुक्य वंश के राजा थे जिनका नाम था मूलराज द्वितीय। याद करिएगा, मूलराज द्वितीय गुजरात के राजा थे। और कहता है उन्हीं के समकालीन गुजरात पर तो मूलराज द्वितीय का शासन था। गुजरात के अलावा दिल्ली और अजमेर ये रहा, राजस्थान का बहुत बड़ा शहर है, और ये दिल्ली, ये बीच में जयपुर, ये जो इलाका था इसके ऊपर राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। और कहता है इसी के समकालीन एक राजा थे कन्नौज के राजा जयचंद। आज का उत्तर प्रदेश मानिए जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद का शासन था। यानी कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर जयचंद महाराज का शासन है, दिल्ली से अजमेर तक महाराजा पृथ्वीराज चौहान है, और गुजरात के अंदर मूलराज द्वितीय। कहता है ये तीनों ही राजवंश, चालुक्य वंश, चौहान वंश और गहेड़वाल वंश के ये राजा थे जयचंद, ये तीनों ही वंश इतने शक्तिशाली थे कि अकेले मोहम्मद गोरी को हरा दे। लेकिन मोहम्मद गोरी क्योंकि उसकी निगाह गुजरात के ऊपर थी तो उसने 1178 में गुजरात पर हमला किया। अब हमला किया तो उसने क्या किया, उसने पहले पाटन शहर पर हमला किया। ये गुजरात का एक शहर है पाटन, इसका पुराना नाम था अहिलवाड़ा। इस पर हमला किया। अब इस पर हमला किया तो क्योंकि यहाँ पर मूलराज द्वितीय का शासन था तो मूलराज द्वितीय की सेना और मोहम्मद गोरी की सेना माउंट आबू, आपने बहुत नाम सुना होगा माउंट आबू, ये गुजरात और राजस्थान की सीमा पर पर्वतीय क्षेत्र है। माउंट आबू के समीप एक जगह थी कायांद्रा, कायांद्रा नाम की जगह के ऊपर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई और यहाँ पर इन दोनों सेनाओं का जबरदस्त युद्ध हुआ। और कहते हैं कि इस युद्ध में मूलराज द्वितीय की सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना को बुरी तरह से पराजित किया और ये अपनी बची खुची सेना लेकर के यहाँ से किसी तरह जान बचा करके वापस भाग गया। सिंधु को पार करके ये वापस गजनी की ओर भाग गया। अब पहला हमला जब इसने किया गुजरात के ऊपर 1178 में तो इसको पता चल गया कि यहाँ तेरी जीत मुश्किल है। लेकिन कहता है कि उसके बाद, अच्छा गुजरात पर जो हमला किया था ना उसमें कहते हैं कि मूलराज द्वितीय की माता और उसी का भाई था भीम द्वितीय, इनकी माँ थी जिसका नाम था नायिका देवी। उसने मोहम्मद गोरी को बड़ी बुरी तरह से पराजित किया और यहाँ से भाग निकला। इसके बाद कहता है, इतिहास की पुस्तक लिखती है कि अब की बार मोहम्मद गोरी ने सोचा कि भाई मैंने गुजरात पे तो हमला करके देख लिया। थोड़ा नक्शे के माध्यम से समझिएगा।
उसने गुजरात पर पहला हमला किया, नाकाम रहा। माउंट आबू के समीप कायंद्रा नाम की जगह पर हार हुई और वो जो वापस भगा दिया। पाटन पे उसने हमला किया था। अब की बार उसने सोचा कि भाई मैं सिंध प्रदेश होते हुए अगर गुजरात पर हमला करता हूँ तो मेरी नहीं चलेगी, क्योंकि मुझे हार का सामना करना पड़ा। अब की बार उसने युद्ध के लिए अपना रास्ता बदला और रास्ता बदल के उसने पंजाब से हमला किया। देखिए, ये पंजाब पुराने समय में हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, हिमाचल भी, और पाकिस्तान के अंदर ये जो इलाका है ये भी पंजाब, माने पंजाब एक बहुत बड़ा क्षेत्र था पुराने समय में। अब की बार उसने पंजाब की तरफ से हमला किया, पंजाब के रास्ते हमला किया। और कहता है कि उस समय पंजाब के ऊपर एक व्यक्ति था जिसका नाम था खुसरो मलिक, इसका शासन था। और ये खुसरो मलिक जो था, जिसका पंजाब के ऊपर राज्य चलता था, ये खुसरो मलिक जो था एक गजनी वंश के महमूद गजनवी ने इसको स्थापित कराया था, यानी उस वंश के देख रेख में ये यहाँ पर राज्य चलाता था। तो अब गजनी में ही गजनी राज्य की सत्ता नहीं रही अफगानिस्तान में, तो यहाँ इसको कौन रहने देता। तो इसको यहाँ से खुसरो मलिक को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया और पंजाब पर उसने अपना अधिकार कर लिया। ये 1186 की बात है जब उसने पंजाब पर अपना अधिकार किया। अब देखिए, पंजाब उसके कब्जे में आ गया। गुजरात तो नहीं जीत पाया वो, लेकिन पंजाब और ये हिस्सा पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाला यानी पुराना पंजाब उसके हिस्से में आ गया। अब उसको दिल्ली पर आक्रमण करने की उसने योजना बनाई। कहता है लेकिन दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए उसे सबसे पहले रास्ते के कुछ रोड़े हटाने जरूरी थे जो रास्ते में उसको टक्कर दे सकते। इसलिए उसने 1190 में, देखिए 1186 में उसने पंजाब इलाके पर हमला करके जीता। 1186 में उसने सरहिंद पर हमला किया। ये चंडीगढ़ से के पास इलाका है, छोटा सा शहर है सरहिंद, यहाँ पर उसने हमला किया। जब उसने सरहिंद पर हमला किया, सरहिंद को उसने 1190 में जीत लिया, तो फिर दिल्ली के सुल्तानों को लगा कि भाई ये तो आगे बढ़ता आएगा। तो 1191 के अंदर महाराजा, जो दिल्ली और अजमेर के सुल्तान थे, महाराजा पृथ्वीराज चौहान, महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने 1191 के अंदर तराइन के मैदान में, तराइन ये कुरुक्षेत्र और अम्बाला के बीच में एक इलाका है, तराइन कहते हैं। इसका पुराना नाम तरावड़ी था, सॉरी, इसका आजकल का नाम तरावड़ी है, पुराना नाम तराइन था। यहाँ पर दोनों मोहम्मद गोरी की और महाराजा पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं दिल्ली से तराइन पहुंच गई और गोरी की सेनाएं सरहिंद से तराइन पहुंच गई। अब 1191 का साल, दोनों राजाओं की सेनाएं आमने सामने, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और इस युद्ध में दिल्ली और अजमेर के सुल्तान महाराजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार भगाया। और कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से मोहम्मद गोरी किसी तरह अपने सैनिकों सहित वापस गजनी की ओर भाग गया। यानी 1191 का जो पहला युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गोरी की हार हो गई। अब मोहम्मद गोरी की हार के बाद क्या हुआ, 1192 आया, लेकिन इस साल स्थिति थोड़ी बदल गई। क्या बदली? ये जो कन्नौज के राजा थे जयचंद, इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूँ। कन्नौज के राजा जयचंद की एक बेटी थी संयोगिता, और संयोगिता पृथ्वीराज चौहान को पसंद करती थी। राजा जयचंद नहीं चाहते थे पृथ्वीराज चौहान को, मगर संयोगिता ने अपने पिता की मर्जी, ये बड़ी कहानी है, किसी दिन लंबे विषय पर बात करेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान की बेटी संयोगिता ने, महाराजा पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थी संयोगिता, संयोगिता का विवाह महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। इस बात से जयचंद नाराज हो गया और कहते हैं कि इतिहासकार ये लिखते हैं कि जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को 1192 में वापस बुलाया। अब महाराजा पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं बड़ी ताकतवर थी और वो इस समय 1192 में भी उसे हरा देता, लेकिन विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं को हारना पड़ा। विश्वासघात ये था कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान की सेनाएं कमज़ोर नहीं थी, लेकिन क्योंकि महाराजा पृथ्वीराज चौहान का पड़ोसी राजा कन्नौज का राजा जयचंद था, तो ये उसकी बहुत सारी चीज़ों को जानता था और उसने वही सारी गुप्त सूचनाएं मोहम्मद गोरी को बताई, जिसके परिणाम स्वरूप मोहम्मद गोरी को जीतने में सहायता मिली। तो 1192 के अंदर इनका फिर से तराइन के मैदान में युद्ध हुआ महाराजा पृथ्वीराज चौहान का, और कहते हैं कि
कन्नौज के राजा जयचंद के विश्वासघात के कारण महाराजा पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध में हार गए। और दिल्ली और अजमेर और ये सारे इलाके के ऊपर, क्योंकि पूरा दिल्ली और अजमेर का इलाका यानी दिल्ली सल्तनत पूरी की पूरी, दिल्ली राज्य पूरा का पूरा जो राजपूतों के अधीन था वो सारा का सारा गौरी के अधीन आ गया। अब कहता है इतना ही नहीं रुका, दिल्ली को जीतने के बाद 1193 के अंदर मोहम्मद गौरी ने मेरठ, ये मेरठ रहा, मेरठ और उसके बाद अलीगढ़ तक के इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। और कहता है कि फिर 1194 में आया, फिर इसने कन्नौज जो था, ये पूरा जो जिस राजा जयचंद जो खुशी मना रहा था इसके हारने पर, कहता है इसने चंदावर के युद्ध में, इसको कहते हैं चंदावर का युद्ध, चंदावर के युद्ध में 1194 में उसने कन्नौज के शासक को भी हरा दिया। यानी कि पहले उसने कन्नौज के शासक की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को हराया और ठीक उसके 2 साल बाद इसने इसको भी हरा दिया। और इतिहासकार लिखते हैं यही वो व्यक्ति था जिसने इसको बुलाया था, तो कन्नौज के शासक को इसने हरा दिया। कहता है कि 1100 अब जो समय आया, कुछ स्थिति ऐसी है कि गजनी का ये शासक पंजाब जीत चुका है, दिल्ली और अजमेर का इलाका जीत चुका है और साथ में कन्नौज, यानी कन्नौज और ये बहुत बड़ा उत्तर भारत का इलाका अब मोहम्मद गौरी के कब्जे में आ चुका था। और कहता है कि 1198 के अंदर, समझिएगा 1198 के अंदर इसका जो सेना नायक था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने कन्नौज से आगे बढ़ते हुए बंगाल तक हमला किया। और उस समय बंगाल पर सेन वंश के शासक लक्ष्मण सिंह शासन करते थे, वहां तक बख्तियार खिलजी ने हमला किया। यानी ये लोग इतने हिम्मत वाले हो गए थे कि इन्होंने गजनी से होते हुए पंजाब, राजपूताना, पूरा नहीं उत्तरी राजपूताना का हिस्सा, कन्नौज, और कन्नौज के बाद इन्होंने आगे बढ़ते हुए बंगाल तक हमला किया। और कहता है कि जब ये बख्तियार खिलजी बंगाल का हमला करने जा रहा था तो उस समय इसने नालंदा विश्वविद्यालय को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। आप सब जानते हैं भारत में बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी रही नालंदा। कहता बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल पर हमला किया तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, उसके भवनों को जला दिया, पुस्तकालयों को जला दिया। और इस प्रकार से ये सारी कहानी मोहम्मद गौरी के बारे में आज मैंने आपसे डिस्कस की। फिर से एक बार बता देता हूँ, सबसे पहला उसका हमला गुजरात पर, मुल्तान पर जीतने के बाद गुजरात पर, जो नाकाम रहा। गुजरात के बाद उसने हमला करने का रास्ता बदला, अब की बार वो पंजाब से घुसा, पंजाब पर अधिकार, उसके बाद उसने सरहिंद पर हमला किया, उसके बाद दिल्ली और अजमेर के सुल्तानों ने उसका मुकाबला किया। 1191 में हार कर भागा, 1192 में फिर लौटा कन्नौज के राजा जयचंद की सहायता से और उसने दिल्ली पर कब्जा किया। 1194 में उसने कन्नौज को भी नहीं छोड़ा, इस कन्नौज पर भी उसने हमला किया और उसके बाद उसके सेनापति ने बंगाल तक हमला किया। तो इस प्रकार से ये सारी कहानी मोहम्मद गौरी के आक्रमण के बारे में है। और कहता है लेकिन मोहम्मद गौरी के जब ये मोहम्मद गौरी मृत्यु को प्राप्त हो गया तो इसका एक दास था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, जिसको कहते दास वंश का पहला शासक, स्वतंत्र शासक। और इसने 1206 में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की भारत के अंदर, जिसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना गया। लेकिन कहता है 1206 से 1526 तक कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का राजा तो रहा, सुल्तान तो रहा, लेकिन कहता है मेवों ने, मंडारों ने और राजपूतों ने इसकी नाक में दम करके रखा। यानी कि राजपूत जो राजस्थान के थे, मेव जो ये दिल्ली के आसपास का इलाका है ये, और मंडार ये वो लोग थे जो मध्य प्रदेश और कन्नौज राज्य के आसपास रहा करते थे। इन लोगों ने तीनों तरफ से इसको परेशान करके रखा, यानी कि इसका डटकर विरोध किया, प्रतिरोध किया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।